हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्लीपी क्लासेस। ये वीडियो किन बच्चों के लिए रेलिवेंट होने वाला है? फॉर द वंस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी पीएफओ एग्जाम विच इज स्केड्यूल्ड ऑन मई 2021। आज के सेशन में हम क्या समझेंगे? फाइनेंशियल एनालिसिस, और डिटेल में समझेंगे क्या होती हैं कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। और इनको डिटेल में समझने के लिए आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब इस चीज को दो भागों में आप डिवाइड करिए। पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ये हमने अच्छे से समझा है। अब बात करते हैं कि एनालिसिस किसको बोलते हैं। मैं आपको ब्रीफ एक इसका मतलब समझाती हूँ। जैसे एक कंप्लीट पिक्चर है, उसको जब आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, इसको एनालिसिस बोलते हैं। जब आप इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं और उस इंडिविजुअल पार्ट को समझते हैं और उनका आपस में जो रिलेशन होता है उसको इस्टेब्लिश करते हैं, उसको हम एनालिसिस बोलते हैं। इसको भूलिएगा मत। चलिए इसका मतलब समझते हैं। Analysis of financial statements is the study of relationships among various financial values as set out in the financial statements. कौन कौन सी होती हैं financial statements? जैसे कि बैलेंस शीट हो गई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई। ठीक है। एंड व्हाट नेक्स्ट? इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स डेटा in financial statements and then establishing relationships between them, which may or may not be interdependent or which are obviously for most of the times are related elements. Okay, तो जैसे कि मैंने बताया, आप इस complete picture को जो कि बहुत complex होती है इसको break करेंगे, उसके बाद इनका relation establish करेंगे जो most of the times आपस में related ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। So this process of division, first is division, second establishing relationships, and interpretation. This is the third one. To understand the working and financial position of a business is known as analysis of financial statements. तो जल्दी बताइए, analysis of financial statements में first पे क्या आता है? Division. सेकंड पे आता है रिलेशनशिप्स को बनाना, और थर्ड पे आता है इंटरप्रिटेशन। हमने इंटरप्रिटेशन का मतलब अभी नहीं समझा, वो समझते हैं आगे चल के। सो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज डन टू अंडरस्टैंड एंड टेक इम्पॉर्टेंट एंड इकोनॉमिक डिसीजंस। आप इसको एनालाइज क्यों करना चाहेंगे? कोई एक डिसीजन लेने के लिए ही ना, राइट? सो द टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस इंक्लूड्स एनालिसिस and interpretation. Analysis plus interpretation. ठीक है। Analysis में कौन कौन सी दो चीजें आती हैं? First you need to break the data and then you need to establish the relationships. और साथ में आता है हमारा interpretation. So analysis is breaking the data into smaller parts to understand them deeply and classify them. Okay? While interpretation is concerned with explaining the meaning and significance of financial data. इसका क्या मतलब है, इसकी क्या importance है, ये हमें interpretation से समझ आता है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको financial statement analysis का मतलब अभी तक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। There are many types of financial statement analysis. एनालाइज करने के भी अपने 4 तरीके हैं। पहला आता है एक्सटर्नल एनालिसिस। नाम से ही क्लियर है, एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करेगा? एक्सटर्नल पार्टीज की इंटरनल पार्टीज? एक्सटर्नल पार्टीज। ठीक है, द वंस हु आर एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स के एग्जांपल्स बताइए जल्दी से मुझे। एक तो होता है गवर्नमेंट, ठीक है, एक होता है हमारे इन्वेस्टर्स, एक होता है सेबी, ठीक है, एंड सो ऑन। पढ़ते हैं इसमें क्या दे रखा है। इट इज कंडक्टेड बाय एक्सटर्नल यूजर्स हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द इंटरनल रिकॉर्ड्स।
So they just rely on the published records or published accounts, which are statement of profit and loss and balance sheet. ठीक है, जो बाहर के लोग होते हैं ना, उनको ऑब्वियस सी बात है कंपनी के जो इंटरनल रिकॉर्ड्स होंगे उनका एक्सेस नहीं होगा, तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड होंगे, वो रिकॉर्ड्स जो पब्लिकली पब्लिश होते हैं. कौन कौन से होते हैं वो? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट, कई केसेस में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होती है. ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनल एनालिसिस की. अब इंटरनल एनालिसिस कौन करेगा? इंटरनल यूजर्स की एक्सटर्नल यूजर्स? वेरी गुड, इंटरनल यूजर्स. अब इंटरनल यूजर्स के एग्जांपल्स जल्दी से बताइए. ठीक है, मैनेजमेंट होती है, गुड शेयर होल्डर्स भी होते हैं. ठीक है, एंड सो ऑन. पढ़ते हैं. इट इज कंडक्टेड बाय इंटरनल यूजर्स हु हैव access to internal records to know the financial position and operational efficiency of the organization. अब जाहिर सी बात है, अगर किसी इंसान को इंटरनल रिकॉर्ड्स भी मिल रहे हैं और एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स तो सबको ही मिल रहे हैं, अगर उसको इंटरनल रिकॉर्ड्स भी मिल रहे हैं ना, तो उसको उसके पास क्या कैसी इंफॉर्मेशन होगी? डिटेल्ड, एक्सटेंसिव और एकदम एक्यूरेट. ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं इस चीज को. टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन मोर डिटेल्ड, एक्सटेंसिव एंड एक्यूरेट वे. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. हॉरिजॉन्टल ऊपर से नीचे होता है कि लेफ्ट टू राइट होता है? जल्दी बताइए. इट इज लेफ्ट टू राइट. ये नहीं होता, ये हमारा वर्टिकल एनालिसिस होता है. तो हमारा हॉरिजॉन्टल इज लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. ठीक है, इट कंपेयर्स द फाइनेंशियल डेटा ऑफ मल्टीपल ईयर्स अगेंस्ट अ चोजन बेस ईयर. ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर ट्रेंड एनालिसिस. ट्रेंड बताता है. ठीक है, जैसे इस साल इतनी होगी सेल, दूसरे साल इतनी होगी, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम होगी, फिर बढ़ गई. ये ट्रेंड एनालिसिस डिटरमिन करता है. एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये कौन सी स्टेटमेंट्स में होती है? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आज पढ़ेंगे हम इन्हें, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. आपको वैसे अब एक मैं बताती हूँ. जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ए लिमिटेड. ठीक है, आपने 2016 का डेटा, 2018 का डेटा और 2020 का डेटा, आपके पास प्रॉफिट्स दिए हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स हैं, यहाँ कुछ प्रॉफिट्स हैं, यहाँ कुछ प्रॉफिट्स हैं. तो आपने इन तीनों सालों को कंपेयर किया, और आप कैसे कंपेयर करें? 2000 के बाद 2018 देख रहे हैं, उसके बाद 2020 देख रहे हैं. तो आपका ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है. हॉरिजॉन्टल मतलब आप डिफरेंट ईयर्स को, मल्टीपल ईयर्स को कंपेयर कर रहे हैं. हॉरिजॉन्टल में आप मल्टीपल ईयर्स को कंपेयर करेंगे. ठीक है, बात करते हैं वर्टिकल एनालिसिस. वर्टिकल एनालिसिस इज टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप. ठीक है, इट कंपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 1 ईयर ओनली. देखिए, 2020 का आपके पास डेटा है, आपके पास रेवेन्यू दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दे रखे हैं और प्रॉफिट्स. तो ये तो ऐसे ही चलेंगे ना, आप ऊपर से नीचे ही देखोगे. सबसे पहले रेवेन्यू आएगा, फिर एक्सपेंसेस, फिर आते हैं हमारे प्रॉफिट्स. ठीक है, आप ऊपर से नीचे ही देख रहे हो. दैट इज वाई इट इज वर्टिकल एनालिसिस एंड इट इज ऑफ 1 ईयर ओनली. इट इज अ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस. क्रॉस सेक्शनल का मैं आपको मतलब समझाना चाहती हूँ. जब एक ही ईयर का आप डिफरेंट वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं एक ही ईयर के, तो इसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बोला जाता है. एग्जाम्पल, रेशो एनालिसिस, ये हम आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे. एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी हम आज की ही क्लास में समझेंगे. ठीक है, एंड इट इज यूज्ड फॉर इंटर फर्म कंपैरिजन. इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है? एक फर्म का कंपैरिजन दूसरी फर्म के साथ. ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या समझने वाले हैं? एक तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरा कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
अब बात आती है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की और वर्टिकल एनालिसिस की। आपको मैंने थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल दिया था, उसको और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारे हमें ईयर्स दे रखे हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रॉफिट्स दे रखे हैं। तो हमारी नज़र ऐसे को ही जा रही है ना, 2018 के बाद 19 के बाद 20, ऐसे ही जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो दैट इज वाई इट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, ठीक है, और वर्टिकल ऐसा होता है, ठीक है। अब प्रॉफिट्स आप पहले देखिए, 2018 में मेरी एक कंपनी थी, उसने कमाए 2 लाख। अच्छा, ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? क्या ये प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? जब भी ब्रैकेट हो इसका मतलब है लॉस। तो 2019 में मेरे लॉस आए 40,000 और 2020 में 1.5 लाख का मैंने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। मैं लेफ्ट से राइट देख रही हूँ, दोबारा बोल रही हूँ, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। टॉकिंग अबाउट वर्टिकल एनालिसिस, ये हम एक ईयर की डिफरेंट वेरिएबल्स को जब स्टडी करते हैं तो हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ठीक है। ए लिमिटेड का भी देख लिया ऊपर से नीचे, बी का भी देख लिया ऊपर से नीचे, सी का भी देख लिया ऊपर से नीचे। तो वर्टिकल एनालिसिस में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली, सेम ईयर, दूसरी डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट कंपनीज का जब आप डेटा कंपेयर करते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। Now this is very important. Tools or techniques of financial statement analysis. सबसे पहला कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, दूसरा है हमारा पास कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, थर्ड है हमारा रेशियो एनालिसिस एंड फोर्थ वन इज कैश फ्लो। रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो पे डेडिकेटेड सेशंस बनेंगे, ये आज की क्लास में नहीं होगा। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? एक तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। इनका मतलब हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले, व्हाट आर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स? क्या आप इसके नाम से कुछ आइडिया लगा पा रहे हैं कि इस स्टेटमेंट्स में क्या होता होगा? यस, कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन करते हैं, पढ़ते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, और क्या बोलते हैं इसको? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दे मीन कंपेयरिंग द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक बैलेंस शीट की जितनी आइटम्स हैं, विद इन जितनी आइटम्स हैं, उनको कंपेयर करना, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की विद इन की जितनी आइटम्स हैं उनको आपस में कंपेयर करना ऑफ या तो 2 साल का या उससे ज्यादा साल का जब आप कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, ऑफ द सेम कंपनी, तो उसको बोलते हैं हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट, इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स amounts of 2 or more years are placed side by side, ठीक है। यहाँ पे 2018 दिया होगा, यहाँ 2019 दिया होगा। इनकी अमाउंट्स को, यहाँ जो भी अमाउंट है, यहाँ जो भी अमाउंट है, इनको हम साइड बाय साइड लिखते हैं। दे आर प्लेस्ड साइड बाय साइड along with change in amounts in absolute and percentage terms. वो क्या बताएगा? कंपैरिजन, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। एक तो इनकी एब्सोल्यूट अमाउंट्स को हम साथ में साथ लिख देंगे, उसके साथ एब्सोल्यूट चेंज को भी बताएंगे, परसेंटेज चेंज को भी बताएंगे। क्यों बताएंगे? कंपैरिजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो दिस टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपकी नज़र ऐसे को जा रही है ना, लेफ्ट से राइट को जा रही है। पहले आपने इस ईयर का डेटा लिखा, फिर इस ईयर का, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज लिखा, फिर परसेंटेज चेंज लिया, तो फिर आपकी नज़र जा रही है लेफ्ट से राइट, तो दैट इज व्हाई इट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ये टेक्निक या तो इंट्रा फर्म एनालिसिस के लिए यूज की जाती है, जब आप वैल्यू कंपेयर करते हैं ऑफ 1 ईयर
with the other year of the same company, या इंटर फर्म एनालिसिस, जब आप कंपेयर करते हैं वैल्यू ऑफ वन फर्म विद अनदर फर्म ऑफ सेम नेचर एंड साइज। ठीक है, आगे चलते हैं। सो व्हाट आर कॉमन साइज स्टेटमेंट? आप ना इसके नाम से हमेशा ध्यान रखना, कॉमन साइज में ना एक कॉमन चीज हम लेते हैं, एक कॉमन चीज हम लेंगे एज बेस। बस ये बात ध्यान रखना, आगे जाके इसको क्लियर करूंगी कैसे। देखते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन the statements in which the individual items of financial statements of 2 or more years are placed side by side and thereafter they are converted into percentages. They are converted into percentages by taking a common base. आपको लग रहा होगा ये तो कंपैरेटिव जैसा सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। आप 2018 की आइटम को यहाँ लिखेंगे, 2019 की आइटम को यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे परसेंटेज चेंज बताएंगे 2018 का, और यहाँ परसेंटेज चेंज बताएंगे 2019 का। आपको लग रहा होगा ये तो ऐसे हम लेफ्ट से राइट देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल है, लेकिन नहीं, हम इसको ऐसे देखते हैं क्योंकि कॉमन बेस यहाँ कहीं लाई करता है वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा क्लियर होगा आज के लेक्चर में, अगर अभी नहीं समझ आया ना कैसे तो वेट करिए। ठीक है, सो कॉमन बेस इज टेकन एज टोटल एसेट्स और टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, बेस क्या होता है, ये बैलेंस शीट की बात कर रही हूं मैं, या तो टोटल एसेट्स आप लेंगे एज बेस या टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बिकॉज दोनों का टोटल हमेशा सेम ही होगा। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। विच मीन्स इट इज टेकन एज 100, which means it is taken as 100 and all amounts are expressed as percentage of total in case of common size balance sheet. यहाँ पे हम absolute change नहीं लिखते जैसे हम comparative में लिखते थे, यहाँ सिर्फ percentage change आएगा। किसके respect में? ये जो हमने base select किया है। ठीक है, अब बैलेंस शीट के केस में बेस क्या होता है मेरा, टोटल एसेट्स या टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज, लेकिन मेरे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के केस में बेस क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, इट इज द बेस विच मीन्स इट इज टेकन एज 100 एंड ऑल द अमाउंट्स आर एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ टोटल इन केस ऑफ कॉमन साइज statement of profit and loss. So this technique of financial analysis is known as vertical analysis. ठीक है, मैं ना आपको यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना चाहती हूँ, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन वो क्लियर करने के लिए मैं लिखती हूँ बैलेंस शीट में मेरा क्या होगा बेस, टोटल ऑफ एसेट्स और टोटल ऑफ लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मेरा बेस क्या होगा, क्या मेरा बेस टोटल रेवेन्यू है, यहाँ पे टोटल एसेट्स था, क्या है मेरा बेस यहाँ टोटल रेवेन्यू है, नहीं, मेरा बेस यहाँ टोटल रेवेन्यू नहीं है, मेरा बेस यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। टोटल रेवेन्यू में मेरा क्या आता था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम, लेकिन मैं अदर इनकम कंसिडर नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंसिडर करूंगी। आपको कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैंने ये दोबारा क्लियर किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज रेशो एनालिसिस। अब रेशो क्या होती है, किसी के रिस्पेक्ट में कोई बात की गई उसको रेशो बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या डेफिनेशन है, रेशो इज एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कोई भी दो रिलेटेड कंपोनेंट्स है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उनका जो रिलेशन है वो होती है मेरी रेशो। ओके, एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशो इज टर्म्ड एज रेशो एनालिसिस। जब मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करता हूं किसकी मदद से, रेशो की मदद से, तो क्या बोलते हैं उसको, रेशो एनालिसिस। सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रेशो एनालिसिस। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज होती हैं, सॉल्वेंसी रेशोज होती हैं, टर्नओवर रेशोज होती हैं,
प्रॉफिटेबिलिटी हमें बताती है कि कितने प्रॉफिट्स होते हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के। अब प्रॉफिट्स भी अलग 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 तरह के होते हैं। बहुत ईजी है, डरना नहीं है, बहुत ईजी है ये कॉन्सेप्ट। इसकी डेडिकेटेड क्लास होगी। सॉल्वेंसी रेशियोज होती हैं, टर्नओवर मतलब कितनी अमाउंट, कितनी देर में मेरी जो टर्नओवर है, सेल है, वो रियलाइज हो जाती है। तो ये कुछ है रेशियोज, हम अच्छे से पढ़ेंगे इनको। अभी आगे बढ़ते हैं विथ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमने ऑलरेडी इसका मतलब समझा हुआ है। इट इज प्रिपेयर्ड एज पर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है। सो इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द फ्लो ऑफ कैश। अब कैश का फ्लो किस बेसिस पे हो सकता है? या तो कैश का इनफ्लो है या वो कैश का आउटफ्लो है। सो बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। और एक अकाउंटिंग ईयर कब से शुरू होता है और कब खत्म होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल की 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है। ट्रांजैक्शंस दैट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंस are cash inflows, while transactions that decrease cash and cash equivalents are cash outflows. अब आपके मन में आ रहा होगा कि हाँ, हमें पता है कैश क्या होता है, लेकिन ये कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं मैम, ये बताइए। चलिए ये पढ़ते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स आर द अमाउंट और द बैलेंस विच इज इन द बैंक while some marketable securities जिनको हम सेल करके पैसा रियलाइज कर सकते हैं कितनी देर में? 3 मंथ्स में। ठीक है। सो इट रिकॉर्ड्स कैश फ्लो फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं कैश फ्लो में। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो कि डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड है, मेरी डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड है। दूसरी आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जब आप किसी फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उस एक्टिविटीज जितनी रिलेटेड होती हैं वो सारी इन्वेस्टिंग में जाती हैं। और फाइनेंसिंग, जब आप फाइनेंस रेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो जितनी वहाँ पे होती हैं, डील होती हैं, सारी एक्टिविटीज वो जाती हैं फाइनेंसिंग में। ठीक है। ये है हमारे 4 टूल्स। जल्दी से बताइए पहला टूल कौन सा था मेरा? फर्स्ट वन वॉज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकेंड वन वॉज कॉमन साइज। ठीक है। थर्ड वन वॉज रेशियो एनालिसिस एंड द फोर्थ वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये 4 टूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके समझते हैं अब इनको। सबसे पहले मेरे पास आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। हमने इनका मतलब समझा है, कुछ अलग बातें देखते हैं अब क्या होती हैं इसमें। फर्स्ट यू नीड टू प्लेस द वैल्यूज ऑफ ईच कॉम्पोनेंट ऑफ 2 or more financial years. ठीक है। They are placed along with each other. Then the difference between these two amounts is calculated. ठीक है। यहाँ 2019 का, यहाँ 2020 का, मेरी जो एक्चुअल में वैल्यूज हैं, ठीक है, जैसे मेरे एसेट्स हैं 2019 में मेरे इतने थे, 2020 में मेरे इतने थे। अब अगले कॉलम में मैं क्या लिखूंगा? इनका डिफरेंस। ठीक है। 2020 को माइनस 2019 एसेट्स करूंगा तो जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ। एंड एट लास्ट द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट फ्रॉम द बेस ईयर इज कैलकुलेटेड और असर्टेन्ड। और फिर अगले कॉलम में मेरा परसेंटेज चेंज आएगा। परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करना मैं आगे बताऊंगी। तो जो ये स्टेटमेंट बनती है इसको बोला जाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है। आगे देखते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, दे आर प्रिपेयर्ड टू शो व्हाट? सबसे पहले हमने पढ़ा एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक है। ये देखिए, ये होती है मेरी एब्सोल्यूट वैल्यूज। दूसरा इंक्रीज और डिक्रीज इन एब्सोल्यूट वैल्यूज, हमने पढ़ा यहाँ डिफरेंस, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है जो भी लिखेंगे। उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज इन एब्सोल्यूट डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। नेक्स्ट कॉलम मैंने परसेंटेज पर देखा था। एंड देन यू नीड टू कंपेयर। कंपैरिजन इज एक्सप्रेस्ड इन रेशियोज एंड द परसेंटेज ऑफ टोटल्स। ठीक है। टोटल, ये जो एसेट्स का टोटल होगा ना, इसकी परसेंटेज भी हम लिखते हैं। अब बात करते हैं इंट्रा फर्म और इंटर फर्म कंपैरिजन की। हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो कि इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है। इंट्रा फर्म, जब
एक कंपनी का आप कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट ईयर्स से, ठीक है। ये है मेरी कौन सी कंपनी माने, इसको हम स्लीपी क्लासेस कंपनी मान लेते हैं, ठीक है। ये एक कंपनी है, 2018 में एक कंपनी का डिफरेंट ईयर से कंपेयर करते हैं, 2018 में, 2020 में, 19 में सॉरी, और 2020 में क्या क्या प्रॉफिट्स रहे हैं। 2018 में इनको मिले थे 2 लाख के प्रॉफिट्स, 2019 में ब्रैकेट का क्या मतलब है 40,000 का लॉस, ठीक है, और 2020 में इनके प्रॉफिट्स आए 1,50,000, ठीक है। अब बात करते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन की, मतलब व्हेन यू कंपेयर मोर देन वन कंपनी, इसको बोलते हैं हम इंटर फर्म कंपैरिजन। पहले आप देखो ए लिमिटेड है, बी है, सी है, डी है, इसका आपने कोई भी फिगर ले ली, जैसे आपने प्रॉफिट्स ही अज्यूम कर लिए, ठीक है, प्रॉफिट्स को ही देखते हैं, कंपेयर करते हैं। ए लिमिटेड का था 20,000, बी का था 30,000, सी का है लॉस 10,000 का और डी का 50,000 का, तो आप इंटर फर्म कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के ना 2 टाइप्स हैं और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के भी 2 टाइप्स हैं। पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट, दूसरा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का दूसरा नाम क्या था, जल्दी बताइए। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही तो पार्ट है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको बहुत इजी होगा याद करना। इसके 2 भाग हैं, फर्स्ट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट और दूसरा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इनको पढ़ते हैं। व्हाट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट? सो अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट हैज 6 कॉलम्स। पहले कॉलम में you will be writing the components और elements और items of balance sheet, ठीक है, जैसे equity and liability, इसके जो जितनी आइटम्स हैं आप उनको लिखेंगे। ये मेरा हो गया फर्स्ट कॉलम, सारी आइटम्स। दूसरे कॉलम में आता है मेरा नोट नंबर, ठीक है, नोट नंबर हमने समझा था इसका क्या काम होता है, दूसरे कॉलम में वो आता है। तीसरे कॉलम में अमाउंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर आर रिटन, तीसरे कॉलम में प्रीवियस ईयर की अमाउंट्स लिखेंगे, फोर्थ कॉलम में करंट ईयर की अमाउंट्स लिखेंगे। देखिए अमाउंट्स ऑफ करंट ईयर आर रिटन इन कॉलम 4। कॉलम 5 में हम क्या लिखते हैं, अब जल्दी बताइए। इनका डिफरेंस इन एब्सोल्यूट टर्म्स, या तो डिफरेंस होगा या तो बढ़ेगा या कम होगा। इन अमाउंट्स, ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म्स बिटवीन द करंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर आर शोन, एंड इन द सिक्स्थ कॉलम percentage change. Difference of amounts in column 5, जो column 5 का difference आया है, is expressed as a percentage taking column 3. column 3 क्या था मेरा, amounts of previous year, हाँ, amounts of previous year is taken as base. Okay. अब देखते हैं, आप सोच रहे होंगे कैसा दिखता है एग्जैक्टली, ये ऐसा ही दिखता है फॉर्मेट कुछ। Format of comparative balance sheet. So comparative balance sheet as at 31st March, year end लिखेंगे हमेशा 2020, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पर्टिकुलर्स आएंगे, ओके। पर्टिकुलर्स में आपको पता है बैलेंस शीट में क्या क्या कंटेंट्स आते हैं। सेकंड नंबर पे मेरा नोट नंबर, थर्ड में मेरा आएगा प्रीवियस ईयर, पिछले साल की कितनी मेरी अमाउंट थी, यहाँ पे अमाउंट आएगी, करंट ईयर की अमाउंट आएगी, और इनका डिफरेंस क्या है, ठीक है। और फोर्थ में आता है मेरा परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है ये नोट कर लीजिएगा। परसेंटेज चेंज इट इक्वल्स टू एब्सोल्यूट चेंज, जो कि मेरा आएगा कॉलम 5 से, ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं, डिवाइडेड बाय किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है, ये प्रीवियस ईयर की फिगर में, विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, जो कि है मेरा कॉलम 3, ठीक है। दिस इज कॉलम 3, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, थर्ड वन।
into 100, ये है आपका फॉर्मूला ऑफ व्हाट, परसेंटेज चेंज। और ये अमाउंट कहाँ जाती है, मेरी कॉलम 6 में। ठीक है, ऐसे ही बनती है कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यही प्रोसीजर फॉलो होता है। अब ऐसे कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं बैलेंस शीट के, एक ओवरव्यू दे रही हूँ, आपको दिख जाए कि ये एग्जैक्टली कैसे दिखती है। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट, यहाँ पे जितने भी अमाउंट्स हैं आप लिखेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर में जो जो अमाउंट आई है, करंट ईयर में आई है, उनका यहाँ पे डिफरेंस आएगा। देन इसके बाद यहाँ आएगा परसेंटेज चेंज। ठीक है, यहाँ पे टोटल आएगा और उसके बाद यहाँ पे पूरा एसेट्स की आप कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद ये भी टोटल आएगा। कंपैरेटिव में हमने पढ़ा था प्रीवियस ईयर भी लिखते हैं, करंट ईयर भी लिखते हैं, एब्सोल्यूट चेंज लिखते हैं, परसेंटेज चेंज लिखते हैं। ठीक है, जल्दी बताइए 4 आइटम्स कौन कौन सी लिखते हैं। फर्स्ट वन इज प्रीवियस ईयर, सेकेंड वन इज करंट ईयर, थर्ड वन इज इनका जो एब्सोल्यूट चेंज, और फोर्थ वन इज परसेंटेज चेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अब इसको कैसे बनाते हैं। सो द कंपोनेंट्स और द एलिमेंट्स ऑफ आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर रिटन इन विच कॉलम, इन द फर्स्ट कॉलम। आपको पता है ना कॉलम्स ऐसे बनते हैं, ऐसे ये होते हैं कॉलम्स। तो फर्स्ट वन में मेरे पास क्या आएगा, सारे के सारे कंपोनेंट्स। दूसरे कॉलम में आएगा मेरे पास नोट नंबर। ठीक है, थर्ड में वही प्रीवियस ईयर की हम लिखेंगे, फोर्थ में हम क्या लिखेंगे, करंट ईयर की एब्सोल्यूट वैल्यूज। फिफ्थ कॉलम में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या आया है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, और सिक्स्थ में परसेंटेज चेंज। ठीक है, कॉलम 1 में देखिए क्या बोल रही है, कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स, 2 में नोट नंबर, थर्ड में अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, फोर्थ में अमाउंट ऑफ करंट ईयर, फिफ्थ में आएगा मेरा डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, और सिक्स्थ में आएगा मेरे पास डिफरेंस विच इज इन एज पर परसेंटेज। नेक्स्ट, हाउ डज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एग्जैक्टली लुक्स लाइक। लेट्स सी, यहाँ पे अगेन ये सारे के सारे जो मेरे पर्टिकुलर्स हैं, सारे के सारे पर्टिकुलर्स यहाँ आएंगे। फर्स्ट में, दूसरे में ये, थर्ड में मेरा आएगा प्रीवियस ईयर की अमाउंट। सबसे पहले ना प्रीवियस ईयर लिखते हैं, ये मत लिख देना पहले करंट ईयर उसके बाद प्रीवियस ईयर, पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, करंट मतलब ये वाला साल, प्रेजेंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, देन परसेंटेज चेंज। ठीक है, अब एक नोट को जरूर देखिएगा, यहाँ पे कुछ लिखी है चीज, इसको पढ़िए। इफ करंट ईयर्स वैल्यू हैज डिक्रीज्ड, ठीक है, जैसे हाँ जी, जैसे यहाँ 2 लाख था, ठीक है, और यहाँ 1 लाख है। इफ द वैल्यू ऑफ द करंट ईयर, अब देखो करंट ईयर की वैल्यू ये कम हो गई, देन द एब्सोल्यूट चेंज एंड द परसेंटेज चेंज आर शोन एज ब्रैकेट्स। और ब्रैकेट्स क्या डिटरमिन करते हैं, क्या शो करते हैं, नेगेटिव फिगर। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप 1 लाख डिफरेंस लिखेंगे ना, तो आप इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे, और जो यहाँ लिखेंगे परसेंटेज चेंज, इसको भी ब्रैकेट्स में लिखेंगे, क्योंकि करंट ईयर की वैल्यू कम हुई है। इस नोट को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए कहीं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, दूसरा आता है मेरा एक्सपेंसेस। ये एक छोटा सा फॉर्मेट दे रखा है, ये एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं है, एग्जैक्ट फॉर्मेट तो ये है, ये छोटा सा फॉर्मेट है। इसको बनाते हैं कैसे, सबसे पहले आपको ये अमाउंट दे रखी है 8 लाख, अगले साल ये बढ़ गई, देखो 9,60,000। कितना चेंज हुआ है, 1,60,000, और परसेंटेज चेंज कैसे, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, तो ये मेरा है 20%। ठीक है, ऐसे ही सारी की सारी कैलकुलेट की गई हैं। अब जो हमने नोट में पढ़ा था ना, वो यहाँ देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। अब मेरी 2019 में थी 50,000, लेकिन प्रेजेंट ईयर में ये कम हो गई। तो जब प्रेजेंट ईयर वाली चीज कम होती है तो उसको हम शो करते हैं ब्रैकेट्स में, और परसेंटेज चेंज को भी हम शो करते हैं ब्रैकेट्स में। ठीक है, अपने ऐसे ही इनका टोटल कर लेना है, फिर प्रॉफिट निकाल लेना है, सेम मेथड से, और ये बहुत ज्यादा इजी है।
ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसका नाम ही कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इस टॉपिक का नाम ही एनालिसिस है, तो ये सॉल्व करने के बाद आपको कुछ एनालाइज करना होता है, एनालिसिस करना होता है और अपने कमेंट्स देने होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज क्या है हमारा एनालिसिस, देखिए। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और नेट सेल्स हैव इंक्रीज्ड बाय 20%। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स हैव इंक्रीज्ड बाय 20%. Similarly, purchases of stock in trade have increased by 22.22%. क्या स्टॉक इन ट्रेड सच में इतना से बड़ा है? हाँ बिल्कुल इतना बड़ा है। Changes in inventories of stock in trade has decreased by 40%. Changes in inventories of stock in trade. Yes. हमें कैसे पता चला डिक्रीज है? Because it is in brackets. ठीक है, आगे चलते हैं। Total expenses have increased. मतलब जितने एक्सपेंसेस थे वो बढ़ गए कितने से? 14.19%. सो जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ गए मेरे इतने से 14.19%. एंड द ओवरऑल इम्पैक्ट इज दैट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज इंक्रीज बाय 91.67%. ठीक है, आपने सारी मेन आइटम से नोट करनी है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्यों बनाई जाती हैं? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो बताइए, वो भी पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज इट इज सिंपल एंड इट इज कंपेरेबल ऑफ व्हाट? ऑफ द डेटा प्रेजेंटेशन। जो भी आपने डेटा लिखा है आप उसको कंपेयर कर सकते हैं और साथ ही बहुत ही सिंपल है। हमने देखा कि एक्चुअल में ये सिंपल है। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, it is a statement with data of 2 or more years are written in a tabular form. हमने देखा, thus it is simple presentation, understandable and comparable. Second one is it indicates trend. देखिए fourth point देखिए, the overall impact is that the profit before tax has increased. इस साल प्रॉफिट बढ़ गया मेरा इतना, और अगले साल करेंगे तो अगले साल शायद और बढ़ जाए या कम हो जाए, तो मेरे को ना ट्रेंड पता चल रहा है कि प्रॉफिट बढ़ गया या कम हो गया। सो इट इंडिकेट्स ट्रेंड्स। ओके, नाउ इट इंडिकेट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सो द कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एंटरप्राइज। हमें पता चलता है कि वो कितनी मजबूत है, उसमें क्या कमियां हैं विद रिस्पेक्ट टू, या तो लिक्विडिटी है उसकी कितनी है, मतलब लिक्विडिटी मतलब उसके पास कितना पैसा है, कैश है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी या उसकी सॉल्वेंसी। ठीक है, नाउ कंपैरिजन विद अदर फर्म्स एंड इंडस्ट्री परफॉर्मेंस, क्योंकि कंपैरेटिव है तो हम कंपेयर कर सकते हैं इसको अलग अलग फर्म से। जब अलग अलग फर्म से कंपैरिजन होता है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए? इट इज इंटर फर्म कंपैरिजन। ओके, नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। अब ना मुझे पता चला इस एग्जाम्पल में कि जो मेरे प्रॉफिट्स है ना वो बढ़ गए इतने से, तो मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ अच्छा मैंने ना इस साल ये ट्रेंड फॉलो किया था, इसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स इतने बढ़ गए, अगर मैं अगले साल भी ये ट्रेंड फॉलो करूंगा या इसको इम्प्रूव करूंगा तो और बढ़ेंगे। तो ना मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, फोरकास्ट कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। एनालाइजिंग चेंजेस एंड ट्रेंड in the financial data of previous years helps the management in forecasting and planning. Okay, moving ahead, our comparative financial statements are done. Now it is the time which is the second tool, that is common size statements. ठीक है, ये पढ़ते हैं हम। इसमें क्या होता है? Individual items of financial statements of 2 or more years are placed side by side. ठीक है, साइड बाय साइड प्लेस करते हैं। नाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेजेस, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ हम ना एक कॉमन बेस लेते हैं। क्या हम कंपैरेटिव में कोई कॉमन बेस लेते थे? नहीं, कॉमन साइज में कॉमन बेस लेते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि कॉमन बेस बैलेंस शीट में कौन सा होता है मेरा कॉमन बेस, जल्दी बताइए? टोटल एसेट्स या टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा कौन सा होता है कॉमन बेस, जल्दी बताइए? इज इट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और इट इज टोटल रेवेन्यू, जल्दी बताइए?
इट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड नॉट टोटल रेवेन्यू. ठीक है. So the common base taken in total assets or total of equity and liabilities, which means it is taken as 100. कि base है, base तो हमेशा 100 ही होता है ना, and the amounts are expressed as percentage of total in case of common size balance sheet और revenue of operations में भी same है. So this technique is also known as vertical analysis. अब समझेंगे कि ये vertical analysis है तो है कैसे. ठीक है. According to Kovler, common size statements are accounting statements which are expressed as percentage of some base rather than rupees. ठीक है. दो चीजें ध्यान रखना, percentage and it is having a common base. Again, common size statements दो भागों में divided है. First one is common size balance sheet, दूसरा है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ओके. अब बात करते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट की. अ कॉमन साइज बैलेंस शीट हैज 6 कॉलम्स. अगेन इट इज हैविंग 6 कॉलम्स बट देयर इज अ डिफरेंस. फर्स्ट कॉलम क्या बोलता है, सारे के सारे कंपोनेंट्स आप लिखेंगे. दूसरा कॉलम मुझे क्या बताएगा, नोट नंबर. ठीक है. फर्स्ट में तो ऑब्वियसली आप जितनी आइटम्स है वो लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में. दूसरे में हम नोट नंबर लिखते हैं. ठीक है. थर्ड में हम क्या लिखते हैं, प्रीवियस ईयर की अमाउंट. फोर्थ में क्या लिखते हैं, करंट ईयर की अमाउंट. फिफ्थ में हम कंपैरेटिव में ना यहाँ एब्सोल्यूट चेंज लिखते थे, लेकिन यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखो, परसेंटेज रिलेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स विद रिस्पेक्ट टू टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द प्रीवियस ईयर आर रिटन. ठीक है. यहाँ पे हम परसेंटेज का वो लिखेंगे रिलेशन, और 6th कॉलम में भी हम परसेंटेज का रिलेशन लिखेंगे, परसेंटेज का रिलेशन. लेकिन 5th कॉलम में परसेंटेज का रिलेशन प्रीवियस ईयर से, 6th में परसेंटेज का रिलेशन करंट ईयर से. ठीक है. अब आप सोच रहे होंगे कैसी दिखती है बैलेंस शीट. देखो ऐसी दिखती है. अब ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगी कि ये कैसे है वर्टिकल एनालिसिस. तो पहले कॉलम में हमें पता है कि हम क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स. दूसरे में नोट नंबर. थर्ड में फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर. थर्ड में एट द एंड ऑफ करंट ईयर. उसके बाद परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, प्रीवियस ईयर का एंड करंट ईयर का. ठीक है. अब ना हमने यहाँ पे बेस लिया था टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज या टोटल ऑफ एसेट्स. ठीक है. अब ये है मेरा कॉमन बेस. ठीक है. तो ये जो मेरा बेस होगा ना, इसके रिस्पेक्ट में मैं सारी आइटम्स को कैलकुलेट करूंगा. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हैज 6 columns. Again, it is same, ditto same. If you want to read, you can read. So the first column says the components or the elements. Second one, note number. Third, amounts of previous year. Fourth column, amounts of current year. In the 5th column, it is the percentage relation of different items with respect to revenue from operations. देखो, क्योंकि ये statement of profit and loss है, तो यहाँ revenue from operations है of previous year. 6th column में क्या difference है, that it is of current year, percentage relation. ठीक है. अब ये हमने देख लिया. अब क्या इसका कोई एग्जाम्पल है, पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं कैसा दिखता है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ये देखो ये ऐसा दिखता है. फर्स्ट कॉलम में ये, सेकंड में नोट नंबर, फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फिर प्रीवियस ईयर का परसेंटेज बाय टेकिंग बेस. जो सा हमारा बेस है ना, देखो हमेशा उसका ना बेस, क्योंकि हमने 100 लिया था, तो जहां जहां बेस है यहाँ है तो हमने 100 लिख दिया. बैलेंस शीट का दिखाऊं, देखो जब यहाँ पे टोटल था तो हमने क्या ले लिया था, बेस 100 यहाँ पर भी और एसेट्स के टोटल में भी, क्योंकि ये हमारा बेस था और हमने इसको 100 माना है. और उसके रिस्पेक्ट में फिर हम यहाँ पे सारी अमाउंट्स लिखते हैं. ठीक है. अब ना इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा. सबसे पहले आप देखिए ये चीज हम बैलेंस शीट का कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट का बेस क्या होता है, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज या टोटल ऑफ एसेट्स. अब इसका टोटल देखो 1 करोड़ है, इसका है 1 करोड़ 20 लाख. ठीक है. 2019 में था 60,000, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 1 करोड़
60 lakh divided by 1 crore amounts to 60%. We are writing it here. And why it is vertical analysis? Because हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे, ठीक है. Similarly अगले साल का देखते हैं. 80 lakh divided by 1 crore 20 lakhs gives us how much? Calculate in your calculators. It gives us as 66.67%. क्योंकि हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं ना, ऊपर से नीचे, that is why common size statement is our vertical analysis. ठीक है. Similarly 8 lakh divided by 1 crore gives us as 8%. ठीक है. उसके बाद similarly यहाँ पर भी एसेट्स का एक एग्जांपल देखते हैं. टेंजिबल एसेट्स का देखते हैं. है तो यहाँ 60 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ गिव्स अस हाउ मच? 60%. क्योंकि हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, भले ही हमारे कॉलम्स बन रहे हैं ज़्यादा हॉरिजॉन्टल को, लेकिन हम कहाँ देख रहे हैं? ऊपर से नीचे. दैट इज वाई इट इज आर वर्टिकल एनालिसिस. व्हाट इज वर्टिकल एनालिसिस? आर कॉमन साइज स्टेटमेंट्स. Either it is balance sheet or it is statement of profit and loss. ठीक है. अब why do we prepare common size financial statements? What is the objective? So the first objective is it indicates trend. ठीक है. हमें ट्रेंड बताता है कि क्या चल रहा है. It gives information about the changes affecting the financial position and performance of an enterprise. It is an indicator of trend and thus it helps in forecasting. ये सिमिलर हमने कहाँ पढ़े थे? Objectives of comparative financial statements. More or less ये सेम है. ठीक है. Next one is it indicates strengths and weakness. हमें पता चलती है कि हमारी क्या है strength, हमारी weakness क्या है with respect to what? Liquidity, profitability and solvency. And it helps in forecasting and planning क्योंकि analyzing कितने changes हैं, trends हैं in the financial data of previous year helps the management in forecasting and planning. ठीक है. आज के सेशन में हमने बहुत अच्छे से समझा analysis of financial statements. ठीक है. वो क्या होती हैं अच्छे से समझा, साथ के साथ इसके 4 टूल्स को पढ़ा, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को पढ़ा. टूल्स में हमने आज कौन कौन से टूल्स पढ़े? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, उसके विद इन पढ़ा कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. दूसरा टूल अच्छे से पढ़ा कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, उसके विद इन हमने पढ़ा कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इनका फॉर्मेट देखा, इनका मतलब समझा, इनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल किया और इनके ऑब्जेक्टिव्स को भी देखा. उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट्स में लिख दीजिए. योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बाय अस. And with that, I would like to thank you for watching the video and keep on studying. Take care and wish you all the best for your exams. Thank you.